ओके मैम। थैंक यू रूपाली जी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले कल की जो पढ़ाई हुई है, कल जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? कल सबको क्लास समझ में आया था? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए एक एक करके कि फिलॉसफी क्यों बोलते हैं, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी क्यों होता है? कोई भी एक? यस मैम। मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमित जी मैम बताइए। मैम जैसे एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। हम्म एक दृष्टा होता है, एक दृष्ट होता है, तो उन दोनों के बीच में जो दर्शन चल रहा होता है उसे फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ और ये बाइक चला रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि ये मैं हूँ और ये बाइक है। तो बीच में जो नॉलेज, जो दर्शन मिलता है, उसके ऊपर जो हमें नॉलेज मिलती है उसको फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा बोला आपने। और कोई? फिलॉसफी एक्चुअली आपको क्रिटिकल थिंकिंग करने बताता है, ठीक है? इसीलिए लास्ट में हमें क्या होता है, कल मैंने स्टेजेस पढ़ाया था ना, टीचिंग लेवल में भी, उसके बाद फिर वो बेंजामिन ब्लूम वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सब में जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं, हायर क्वालिफिकेशन में आते हैं, जैसे हमारा मास्टर डिग्री हो गया, पीएचडी डिग्री हो गया, तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होता है, ठीक है? जैसे मैं आपको कुछ भी समझाती हूँ तो आपके खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है? तो हमें अपना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहिए। जो लास्ट स्टेज, जो मतलब सबसे टॉप स्टेज है, अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें तो वो क्या है? क्रिएटिविटी है ना? तो क्रिएटिविटी कब कब आएगी और कैसे आएगी हमारी? क्रिटिकल थिंकिंग से ही आएगी ना, ठीक है? तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल का होता है वो हमारे फिलोसफी सब्जेक्ट में होता है। जैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें फिलोसफी के थ्रू ही पता चलता है। इसीलिए लास्ट में सब कुछ मिक्स हो जाता है और हम जो है फिलोसफी के डिग्री में आ जाते हैं। हम मास्टर इन फिलोसफी करें, एमफिल करें या फिर हम पीएचडी करें, ठीक है? ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। अब मुझे बताइए सिस्टमैटिक रिसर्च से क्या समझते हैं आप? ममता रॉय कुछ कहना चाहते हैं आप? किरण यादव? मैम इसमें स्टेप बाय स्टेप होती है रिसर्च। जैसे सबसे पहला स्टेप प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर एनालिसिस और फिर उसकी डिसेमिनेशन करते हैं। तो ये स्टेप्स याद रखिएगा कि सिस्टमैटिक में क्या क्या होता है, साइंटिफिक में क्या होता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं और इसी साल आया है ये सारा क्वेश्चन। तो स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक स्टडी क्यों है, सिस्टमैटिक क्यों है, ठीक है? और क्या पढ़ा था कल हमने? कल क्लास में नहीं आई थी क्या? हाँ हेमंत जी बताइए। ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी क्या क्या है? थ्री मेन ब्रांचेस है। ठीक है। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। वेरी गुड, ठीक है। और मेटाफिजिक्स में कितनी ब्रांचेस है? 3 ब्रांचेस। कॉस्मोलॉजी है जो अबाउट क्रिएशन के ऊपर स्टडी करते हैं। थियोलॉजी में हम ईश्वर, गॉड के बारे में स्टडी करते हैं। वेरी गुड। साइकोलॉजी में सेल्फ या आत्मा, कॉन्शियसनेस के ऊपर स्टडी करते हैं। वेरी गुड। उसके बाद क्या था हमारा, कौन सा था? एपिस्टेमोलॉजी। Metaphysics is study of that which is beyond physics. एंड एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज को स्टडी करते हैं, कहाँ से नॉलेज आता है, ठीक है, तो वैलिडिटी टेस्ट करते हैं नॉलेज का। एक्सियोलॉजी होता है मूल्य मीमांसा, वैल्यूज, स्टडी ऑफ वैल्यूज व्हिच इज बेस्ड ऑन द कल्चर। ठीक है, वेरी गुड। अगेन इट इज अ टू टाइप्स, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, वेरी गुड। एथिक्स क्या है? एथिक्स नीति शास्त्र के व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग।
एस्थेटिक जो है वो जैसे ब्यूटी एज पर कल्चर, उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे आप बोले थे एग्जांपल, साड़ी का एग्जांपल आप दिए थे। ठीक है, जो हमें अपने कल्चर से आता है, जिस कल्चर में हम बड़े होते हैं, ठीक है, जैसा हमारा सराउंडिंग होता है वही चीज हमें अच्छी लगने लगती है। ठीक है, तो ये कल हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, रिसर्च के कितने टाइप होते हैं। कल एक क्वेश्चन किसी ने मेरे से किया था कि मैं नोट्स दूंगी या नहीं दूंगी। देखिए, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। आप कौन से स्टेज में अभी, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं कौन से स्टेज में? कल मैं स्टेज लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ाई थी आपको, पेडागोजी और हुडागोजी। तो आपका जो काम है वो आपको खुद करना है, ठीक है। मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगी, जो भी आपको स्लाइड में दिख रहा है वो आपको स्लाइड्स जाएगा, लेकिन जो आपको नोट्स बनाने हैं वो खुद से बनाइए, ठीक है। ये कौन सा मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। पेन कैसे पकड़ते हैं हम लोग? कलम को कैसे पकड़ते हैं? ज्ञान मुद्रा। तो जब आप खुद से लिखेंगे तभी आपको ज्ञान होगा। तो नोट्स आपको खुद से बनाना है, ठीक है। अपने नोट्स को खुद से बनाइए, मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या नेट और ये जिसका भी हो रहा है, ठीक है, उसके नोट्स खुद से बनाइए आप, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब नोट्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। सारे सब्जेक्ट में बनाइए आप लोग। मीन्स आप लोग का जो भी आप पढ़ते हैं ना, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आइए, तभी वो चीज समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो नोट्स का और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी नोट्स के रिगार्डिंग या कुछ भी? ओम प्रकाश जी। मैम कोई क्वेश्चन? अच्छा, ठीक है, बताइए क्या क्वेश्चन है? मैम वो आपने जो स्टेजेस का कह रहे थे, एक बार और आप उसको क्लियर कर देंगे? कौन से स्टेजेस? मैम जो अभी आप लेवल्स ऑफ टीचिंग। यस मैम, लेवल ऑफ टीचिंग, जो पेडागोजी, एंड्रोगोजी और जिसमें वो यस मैम, यस मैम। अच्छा, ये आपका ना एक्चुअली टीचिंग एप्टीट्यूड्स है। मैं आपको ये इसलिए बताई क्योंकि फिलॉसफी में क्या है कि हम लोग हायर लेवल ऑफ स्टडी में है, ठीक है। कल जो मैं आपको बेंजामिन ब्लूम का एग्जांपल दी, ठीक है, कि जो सबसे आप लोग उस स्टेज में, सबसे हाईएस्ट स्टेज में है, तो आप इस स्टेज में आपको फिलॉसफी ही काम देगा। जब आप फिलोसफिकल कुछ सोचेंगे ना, ठीक है, तभी आप उस चीज को एनालाइज कर पाइएगा। तो इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दी थी। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप पढ़ेंगे जैसे कि क्या होता है, पेडागोजी में क्या होता है, रोट लर्निंग होता है। बच्चे को हमें क्या होता है, उसका हम लोग का टीचर सेंटर ज्यादा होता है, हमें नोट्स बना के देना होता है, हमें जो है उनको हर चीज, टीचर का काम ज्यादा होता है बच्चों के पीछे। बच्चे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं, टीचर जैसा उनको गाइडलाइन देती है बच्चे वैसा ही जो है उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। टीचर सेंट्रिक होता है। फिर हम जब एंड्रागोजी में जाते हैं, जब हम क्लास 6, 7, 8 में जाते हैं, तो फिर हमें बहुत सारा काम खुद से करना होता है, हमें प्रोजेक्ट मिलता है, प्रैक्टिकल्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो है वो लर्नर सेंट्रिक हो जाता है, मतलब जो है उसमें स्टूडेंट को ज्यादा काम करना होता है। और हुटागोजी जिसमें हम लोग हैं, जैसे हम लोग जितने भी लोग हैं ना, जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग ह्यूटागोजी में आते हैं। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग को खुद से पढ़ के समझना होता है, टीचर आपके पास हेल्पिंग हैंड होते हैं और आपको खुद से सारा कुछ करना होता है। तो ये आपको फिलॉसफी सब्जेक्ट से ही मिलता है ये सारी चीजें। तो मैं बस आपको इतना समझाना चाह रही थी कि फिलॉसफी ही क्यों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सारा एग्जांपल दी थी। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे ना, तो ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम एक ये रिगार्डिंग द नोट्स, कि जो हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेटा जो है जैसे आप पढ़ा रहे हो, वैसे वाला जो डेटा है रिसर्च एप्टीट्यूड में वैसा नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड में थोड़ा डिफरेंट है। मैं जो है वो हायर एजुकेशन से रिलेट करता है। जो अभी लास्ट क्लास हुई थी बस वो वाली, क्योंकि वो पूरा वैदिक सिद्धांत और वो सब कुछ जो था निश्चय दर्शन के हिसाब से जो हम पढ़ रहे थे, वो सब कुछ वहां से रिलेट कर जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे आ रही थी कि आपने जो पढ़ाया, जो जैसे आपके नोट्स हैं, हमें बस ये हेल्प हो जाती है कि हम कुछ बना पाए, खुद से कुछ क्रिएट कर पाए। मैं कॉपी तो नहीं करना चाह रही हूँ, मैं डेफिनेटली मैं कहना चाह रही हूँ एक हेल्प हो जाती है, कि हेल्पिंग हैंड हो जाता है कि आप जो पढ़ा रहे हो, जो आपने कहा, जो आपके शब्द थे वो पहले समराइज्ड हो चुके हैं, इसलिए हम उसको अपनी भाषा में या अपने तरीके से लिख पाए। तो नहीं, देखिए जो मेरे स्लाइड्स है ना, वो मैं आपको मिल जाएगा, जो मैं आपको जिससे पढ़ा रही हूँ,
वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा। बाकी जो आपके नोट्स है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, एक्चुअली क्या है, हम लोग योगा रिसर्च कर रहे हैं, योगा पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, ये आप लोग को भी पता होगा कि हम लोग योगा में बहुत ज्यादा अब हो रहा है, मतलब अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स के थ्रू हो रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाई हो रहा है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है, तो अब हो रहा है। तो मैं आपको बस एक फ्यूचर प्रिपरेशन करा रही हूँ, योगा रिसर्च दोनों कंबाइन करके, ताकि कल आपको अगर पीएचडी करना हो तो उस फेज में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं योगा का एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ, रिसर्च जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पूरा रिसर्च मैं आपको योगा का एग्जाम्पल देके ही पढ़ाऊंगी, कुछ भी XYZ हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस जब पढ़ाते समय जब भी आप बैठे तो पेन और कॉपी लेके बैठे, जो भी है आप उस समय लिखते जाए, नोट डाउन करते जाए, ठीक है। बस मेरे कहने का मतलब ये था और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। चलिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च से स्टार्ट करेंगे। मैं एक दिन आपका टेस्ट रखूंगी, क्वेश्चंस आपके पास जाएगा, ये एक्चुअली आज मुझे ये ठीक करके लाना था मैं, चलिए कोई नहीं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च में सब पहले है बेसिक और अप्लाइड, ठीक है। बेसिक रिसर्च किसको कहते हैं और अप्लाइड रिसर्च किसको कहते हैं? अप्लाइड मीन्स पता है, अप्लाइड एप्लीकेशन यूज, और बेसिक फंडामेंटल, ये सारे सेम वर्ड है, चाहे हम बेसिक रिसर्च बोले चाहे फंडामेंटल रिसर्च बोले, ये सारे सेम है, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च वो होता है जो हम नेचर के फेनोमेनन पे बनाते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ हो गया, ठीक है। न्यूटन ने 3 थ्योरी दी थी, जो उन्होंने लॉ डेवलप की, जो उन्होंने रिसर्च की, वो बेसिक रिसर्च है। जैसे आइंस्टीन ने थ्योरी डेवलप की E=mc², वो बेसिक रिसर्च है। जब हम उनकी थ्योरी को एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं दूसरे रिसर्च, अपने रिसर्च में, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाता है, ठीक है। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में ये फर्क है कि जब हम कोई फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जब हम थ्योरी कोई क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर उसको अप्लाई करते हैं, तो वो जो है अप्लाइड रिसर्च। जब उस फॉर्मूला उस थ्योरी का यूज होता है तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है स्कोप के ऊपर। रिसर्च में बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, अगर आप टाइप्स ऑफ रिसर्च किसी से भी पूछेंगे या किसी भी बुक्स में देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि कहीं पे किसी और तरह से बताया गया है, कहीं पे किसी और तरह से बताया गया है। तो देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्कोप लिखा हुआ है, ये स्कोप के पे 2 क्लासिफिकेशन है, बेसिक और अप्लाइड, ठीक है। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ कि कुछ एग्जांपल्स है। जैसे पहला एग्जांपल है टू स्टडी हाउ वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन, ठीक है। तो ये हालांकि आपका होमवर्क होता है, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। बाद में जो है इसी से रिलेटेड फिर से मैं आपको होमवर्क दूंगी कि कौन सा बेसिक है कौन सा अप्लाइड है, आपको करके लेके आना है, ठीक है। तो टू स्टडी हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन, तो ये क्या होगा आपका, कौन सा रिसर्च होगा? बेसिक। बेसिक क्यों होगा आप ये बताइए? अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर। इंफॉर्मेशन नेचर है, क्योंकि ये अपना नेचर ही है कि हम उस चीज को सोच रहे हैं, फिर हम सोचने के बाद उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है टू स्टडी हाउ वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन। इसमें हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई थ्योरी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। जब भी अप्लाइड रिसर्च होगा तो उसमें कुछ हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे किसी चीज का, तभी वो अप्लाइड में आएगा, ठीक है। तो टू स्टोर हाउ वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन, ये बेसिक रिसर्च होता है। अब जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यूज ऑफ वेरियस मेमोरी टेक्निक्स टू इनहांस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। जो हम वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं इन्हांसमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को डेवलप करने के लिए जो हम वेरियस टेक्निक्स क्या हो गया? अगर योगा की बात करें तो टेक्निक्स का क्या मतलब होगा? मैम टेक्निक की बात हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ अप्लाई। हाँ बताइए। क्रियाएं करना, षटक्रम क्रिया हो गई, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं। वेरी गुड। तो ये जितने भी जब भी हम योगा का पढ़ेंगे और उसमें टेक्निक होगा तो ये आपका आसन है, प्राणायाम है, ये कुछ भी हो
हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ यूज कर रहे हैं ना, यूज ऑफ वेरियस मेमोरी टेक्निक टू इनहांस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो इसमें कुछ यूज हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। हम एक टेक्निक को यूज कर रहे हैं, जो एक ऑलरेडी एक टेक्निक बनी हुई है, उस टेक्निक को हम अपने रिसर्च में अगर यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अप्लाइड रिसर्च हो जाता है, ठीक है। फिर है टू स्टडी हाउ प्राणायामा इंक्रीजेज लंग कैपेसिटी, ठीक है। इसमें है ना टू स्टडी हाउ प्राणायामा इंक्रीजेज लंग कैपेसिटी, जब हम प्राणायामा करते हैं तो वो हमारे लंग्स में बहुत इफेक्ट करता है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो ये क्या होगा, ये बेसिक होगा या अप्लाई होगा? बेसिक होगा, क्योंकि केवल हम स्टडी कर रहे हैं, हम कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह जो है मैं रिसर्च टॉपिक दूंगी, आपको ये करके लाना है होमवर्क कि कौन बेसिक रिसर्च है, कौन अप्लाइड रिसर्च है। बेसिक अप्लाइड सबको समझ में आ गया? मैम ये जो बेसिक है इसका मतलब ये हो सकता है कि इसे हम सैद्धांतिक बोल लें और जो अप्लाइड है उसको हम प्रायोगिक बोल लें। बिल्कुल 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 सही सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च आपका, अभी देखिए अभी आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं, अभी बहुत तरह के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जितना मैं बोल रही हूँ बस उतना ही समझिएगा। किसी को कुछ पूछना हो, हिंदी और इंग्लिश वाले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी को? किसी को हो जिसको समझ में, मुझे एक्चुअली स्क्रीन में सिर्फ अपना स्लाइड्स दिख, हाँ हाँ बताइए मैम। अगर इनके साथ थोड़ी हिंदी होती तो मैम थोड़ा और अच्छा होता, जैसे आपने प्रॉपर इंग्लिश में बना रखे हैं ये, तो अगर कुछ लाइन हिंदी की होती तो मैम थोड़ा इजी हो जाता तो ठीक है। मैं एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मैं आपको हिंदी में ही समझा रही हूँ, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ ये हिंदी में ही बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से दोबारा से उसको रिपीट कर दूंगी, ठीक है। और बेसिक और अप्लाइड, जैसे अभी किसी ने बताया ना मुझे कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ दे दीजिए तो ये और भी इजी हो जाएगा समझने के लिए। सैद्धांतिक और प्रायोगिक मैम। सैद्धांतिक और प्रायोगिक, ठीक है। और सही ना, हम क्लास में साथ साथ में बताते रहेंगे, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो साथ में लिख लें। हाँ, वो साथ साथ जो है लिखते रहे, और जो मतलब क्योंकि ये सब देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हम लोग इसी में पढ़े हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीक हो जाती हूँ। तो किसी को भी अगर इसमें समझने में दिक्कत है तो कोई एक स्टूडेंट यानी तो चैट में लिख दे, क्योंकि मुझे जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे बस अपना स्क्रीन में जो है बस यही दिख रहा है, कोई हैंड रेज कर रहा है या कुछ कर रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा है वो। तो इसलिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने चैट बॉक्स में लिख दे, ठीक है। और या नहीं तो बोल दे उस समय, जैसे अभी इन्होंने बोला ना कि बेसिक और अप्लाइड का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो वो सबके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना? यस मैम। चलिए अब देखिए, ये जो था हमारा स्कोप के ऊपर था कि रिसर्च के स्कोप के ऊपर है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन अप्रोच के ऊपर है कि कौन सा अप्रोच लगाए, एक्सपेरिमेंटल लगाए या थ्योरेटिकल लगाए। एक्सपेरिमेंटल स्टडी का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपको मैं ये सेकंड वाला समझा देती हूँ पहले कि थ्योरेटिकल रिसर्च क्या होता है। थ्योरेटिकल रिसर्च होता है जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक को हमने इकट्ठा कर लिया, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है योगा का, आपको घृण संहिता का बहुत अच्छा नॉलेज है, हठ योग प्रदीपिका का बहुत अच्छा है, पतंजलि योग सूत्र का बहुत अच्छा नॉलेज है, और आप चाहती हैं कि ये तीनों चारों बुक मिला करके एक ही चीज बोल रहा है, एक चीज कॉमन है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तीनों चारों बुक में कुछ एक चीज कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, आप थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च करने के लिए आपको किसी का परमिशन नहीं चाहिए होता है, कोई इथिकल कमिटी नहीं चाहिए होता है, कोई आपको वेरिएबल्स नहीं चाहिए होता है, किसी आदमी का या कोई भी लिविंग थिंग का इंटरवेंशन नहीं चाहिए होता है, कोई भी असेसमेंट टूल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बीपी नापने के लिए या कुछ भी, इन सब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। रोल होता है सिर्फ आपके थ्योरेटिकल बुक्स का, ठीक, या नहीं तो लिटरेचर रिव्यू का, ठीक है। आपको कहीं जा करके डेटा कलेक्शन नहीं करना होता है, इसमें जो है आपको सिर्फ लिखने का काम होता है, किसी से आपको अप्रूवल नहीं कराना होता है। बस आपका मीन्स अप्रूवल का मतलब है जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी कमेटी से अपने रिसर्च को पास करवाना होता है। थ्योरेटिकल रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल रिसर्च में बस हम पढ़ाई करते हैं, नॉलेज रखते हैं और उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये रखा कि यम और नियम पतंजलि योग सूत्र में नहीं है, ये घृण संहिता, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है।
कि यम और नियम जो है ऐसा कहते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में जो है हमारा ब्रेन प्यूरिफिकेशन से शुरू होता है। ठीक है, महर्षि पतंजलि ये मानते हैं कि योगा करने के पहले हमें अपने ब्रेन को प्यूरिफाई करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम घेरन संहिता में ये लिखा है कि हमारे शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है, दोनों बुक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको लगता है कि इसमें बहुत सारा चीज है जो कॉमन है, जो पतंजलि योग सूत्र में भी दिया हुआ है और घेरन संहिता में भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, उसको जस्टिफाई करना होगा कि इस पेज नंबर पे, इस सूत्र नंबर पे यहाँ भी वही लिखा है जो पतंजलि योग सूत्र में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसमें आपको कोई भी जो है इंटरवेंशन का, असेसमेंट टूल का, कोई भी अपरेटस का, कोई भी ओपन सेटिंग का या लैब का, इन सब का कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक बुक खोलिए, आप अपने नॉलेज को, जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, वो थ्योरेटिकल रिसर्च कीजिए और पेपर पब्लिश करवाइए। ठीक है, यही करना होता है थ्योरेटिकल रिसर्च में। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आते हैं तो हमें बहुत सारे असेसमेंट टूल का यूज करना होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन होता है या एनिमल्स का इंटरवेंशन, कोई भी लिविंग थिंग्स का इंटरवेंशन होता है। इसमें लिविंग थिंग्स के ऊपर करते हैं हम, उस पे बहुत सारे असेसमेंट टूल को यूज करते हैं। बीपी मशीन हो गया, आपका वेट मशीन हो गया, ब्लड सैंपल्स हो गया, इन सब चीजों का यूज करते हैं, या ब्रेन का रहता है, मतलब जिस तरह का रिसर्च टॉपिक हो उस तरह के ऊपर जो है हम उस पे एक्सपेरिमेंटल करते हैं। एक कंट्रोल सेटिंग में काम करते हैं कि लैब में काम करते हैं। उसके बाद फिर जो है हमें डेटा कलेक्शन के लिए जो है देखना होता है कि हमें कहाँ से करना है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत सारे इफ एंड बट्स है, लेकिन थ्योरेटिकल रिसर्च बिल्कुल प्योर रिसर्च होता है। मतलब इसमें कोई भी जो है आपको कहीं पे भी कोई भी लिविंग थिंग्स का या कोई किसी भी चीज का, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें थ्योरी से, इसीलिए इसको थ्योरेटिकल बोलते हैं, क्योंकि इसमें बस थ्योरी से आपका काम रहता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जहां पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया, लिविंग इंटरवेंशन आ गया, आप समझ लीजिए कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अब जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए कि टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इन द न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेन है, तो ब्रेन तो किसी ह्यूमन बीइंग का ही होगा या कोई एनिमल का ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्योंकि यहाँ पे एक लिविंग थिंग का इंटरवेंशन हो रहा है, एक लिविंग थिंग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेन तो लिविंग थिंग्स के पास ही होता है। अगर कंप्यूटर के ऊपर करेंगे या कोई मोबाइल के ऊपर करेंगे तो ये न्यूरॉन्स तो इनके ब्रेन में नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें, ये अब जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है कि ए रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म अकॉर्डिंग टू द वेरियस स्कूल्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफी। अब देखिए, मान लीजिए कि मुझे थ्योरेटिकल रिसर्च करना है कि एक ईस्टर्न स्कूल और एक जो है, स्कूल्स में जानते हैं, स्कूल मीन्स होता है विद्या। ठीक है, स्कूल का मतलब होता है विद्या, वो विद्यालय में समझिएगा। यहाँ पे जब भी आप रिसर्च में स्कूल्स देखें तो वो विद्या होता है, या इसको विद्या से समझते हैं हम लोग। ठीक है, नॉलेज। तो स्कूल्स ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हम लोग डिफरेंट है ना। हम लोग की जो स्कूल्स है, जो विद्या है, जो नॉलेज लेने का तरीका है, वो ईस्टर्न फिलोसफी अलग है, वेस्टर्न फिलोसफी अलग है। हम लोग जो ईस्टर्न फिलोसफी है वो गुरुकुल को फॉलो करता है, और जो वेस्टर्न फिलोसफी है जो हम सीबीएसई स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वो है। अब जैसे राम जी वगैरह का जो एजुकेशन हुआ था वो क्या था, गुरुकुल में हुआ था ना, तो वो ईस्टर्न स्कूल, वो ईस्टर्न वो हो गया। और जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारा जैसे हम लोग सीबीएसई या जो अभी का एजुकेशन है, वो वेस्टर्न फिलोसफी पे हो गया। तो ये इन दोनों की स्टडी में हमको करना है कि इसमें कॉमन क्या है, एक रिव्यू मुझे करना है। तो इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें अगर स्कूल्स के बारे में जानना है तो हम तो सिंपली जो फेमस बुक्स है या लिटरेचर रिव्यू है उसके थ्रू जानेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, तो इसमें इस रिव्यू को करने के लिए हमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, कोई कंट्रोल सेटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई लैब सेटिंग की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ये थ्योरेटिकल रिसर्च हो गया। ठीक है, उसके बाद है स्टडी। हाँ, थ्योरेटिकल में भी जैसे ये थ्योरीज है, में कुछ एक्सपर्ट है जो वेस्टर्न फिलोसफी या ईस्टर्न फिलोसफी का जो एक्सपर्ट है, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, उनका ओपिनियन लेना चाहता हूँ। वो मैं ह्यूमन के ऊपर डिपेंड भी हो गया यहाँ पे, ऑल्दो इट इज थ्योरेटिकल, ये भी तो हो सकता है। थ्योरेटिकल में देखिए, अगर आप ह्यूमन पे भी है तो आप ह्यूमन को कुछ ये कर नहीं रहे। जैसे कि जो है इसमें है रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो है
जो मान लीजिए आप किसी ह्यूमन से ही पूछ रहे हैं, मतलब कोई जो ईस्टर्न भी पढ़ा हुआ है वेस्टर्न ही पढ़ा है, वो आपके कहने का मतलब है जी। ठीक है। तो इसमें जो इसमें इस रिसर्च में भी जो है आपको बहुत सारा, जैसे कि मैं एक्सपेरिमेंटल का भी बात कर रही हूँ ना, तो ये इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे जी। ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि कोई भी जो है जब भी देखिए क्या होता है कि जितनी भी कमेटी बनती है वो कमेटी बनती क्यों है, क्यों हमें कमेटी से पास कराना होता है अपने रिसर्च को। अब जैसे एथिक्स को मेंटेन करने के लिए, मैनिपुलेशन को अवॉइड करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है, उसको डायबिटीज पेशेंट नहीं मिल रहा है ठीक है। अब कोई डायबिटीज पेशेंट है बोलेगा नहीं मैं तुम्हारे रिसर्च में नहीं शामिल होना चाहता, तो रिसर्चर के लिए तो एक स्ट्रगल ही है ना। तो हम उसको डायबिटीज थोड़ी ना करवा देंगे जो नॉर्मल पेशेंट है, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो इसमें बहुत सारे जो है ना इफ एंड बट्स भी है, मतलब इतना इजी नहीं है। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हम अभी की टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जो थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं उसमें क्या क्या होता है। अगर इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, मान लीजिए बहुत लोग थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं, तो बहुत बारी जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा चीज जो है आपका एंशिएंट लिटरेचर पे है, मतलब बहुत सारा चीज उन्होंने जो है योगा और जो हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, बहुत सारा चीज उसमें ऐड किया गया है ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जो है अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहा है, जो इम्प्लीमेंट होने वाला, बहुत जगह इम्प्लीमेंट हो भी गया है, तो अब जो है उसमें आप ये करना चाहेंगे कि नहीं जो उसमें दिया हुआ उसमें मुझे और भी चीज ऐड करना है ठीक है। तो अगर आप उसको इंटरव्यू करेंगे तो एक वो सर्वे हो गया, आपको अपने प्रूफ करना, आपको जस्टिफाई करना होगा ना जो आप कह रहे हैं ठीक है वो सही कह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक सर्वे रिसर्च चाहिए होगा। तो इसको आप सर्वे के भी तरह कर सकते हैं। तो वो सारा रिसर्च अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो बस ये शुरुआत किया है हमने, इसके टाइप्स में भी जाएंगे अभी ठीक है। जी मैम, ये थ्योरेटिकल रिसर्च को हाँ रिव्यू स्टडी भी बोल सकते हैं क्या? रिव्यू स्टडी होता है जब हम बहुत सारे पेपर से, रिव्यू स्टडी भी होता है, इसको रिव्यू स्टडी भी बोल सकते हैं। लेकिन रिव्यू का मतलब जो प्रॉपर मीनिंग होता है ना, वो होता है कि आपने जैसे कि आपने बुक से 2-3 बुक से रिव्यू कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, मतलब जब आप बहुत सारे चीजों से जो है अपने चीज को साबित करने के लिए लाते, तब वो रिव्यू होता है ठीक है। मेन इसका थ्योरेटिकल रिसर्च ही है, लेकिन इसको हम लोग रिव्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एक चीज को प्रूफ करने के लिए बहुत सारा जस्टिफिकेशन देना होता है। रिसर्च में हम कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते, या नहीं तो कोई रिसर्चर पहले उस चीज को साबित किया हुआ है उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं, या नहीं तो कोई वो फेमस टेक्स्ट बुक है जिसमें वो चीज लिखा हुआ है तब आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, आपको जस्टिफाई करने के लिए लिटरेचर रिव्यू और ये सब चीज करना होता है ठीक है। आपको एक साइटेशन देना होता है, आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं ठीक है। आप कुछ भी रिसर्च करते हैं तो आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए उसका। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि योगा जो है एंजाइटी और डिप्रेशन पे काम करता है, तो मेरे पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हम 2 चैनल पढ़ते हैं ना, जो राइट चैनल है वो कौन सा चैनल है हमारा, ईडा है या पिंगला है? पिंगला। और लेफ्ट वाला ईडा ठीक है। तो ये जो है जब कोई पेशेंट हो जो डिप्रेशन से सफरिंग, जो डिप्रेशन से हो ठीक है, तो उसका दिमाग बहुत शांत होता है, उसको कोई चीज में मन नहीं लगता है, ऐसा ही रहता है ना। तो हम क्या करवाते हैं उससे, जो है जो सन चैनल है, जो राइट चैनल है, उसका बहुत ज्यादा उनको यूज करने बोलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं जो ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको हर काम की बहुत हड़बड़ी रहती है, मतलब जल्दी जल्दी करने की रहती है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको शांत करने के लिए हम मून चैनल को एक्टिवेट करने बोलते हैं। तो ये चीज जो है अगर मैं कह रही हूँ आपसे, तो मुझे ये प्रूव करना है कि हाँ इस टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा है, या जब ये लिटरेचर रिव्यू, ये साइंटिफिक, मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ आपको ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है, जो भी आप थ्योरेटिकल रिसर्च करें या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें, आपको प्रॉपर जो है इसका साइटेशन करना होता है, इसको प्रूफ करना होता है ठीक है। आपको एक जस्टिफिकेशन देना होता है ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, इसको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस आपको धीरे धीरे करके चलना है। चलिए अब ये देखिए, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑन लंग कैपेसिटी यूजिंग पीएफआर। यहाँ पे भी एक असेसमेंट टूल है ना पीएफआर, हम पीएफआर क्या है उसको नहीं जानेंगे यहाँ पे, लेकिन ये एक असेसमेंट टूल है ठीक है, जो आपके लंग कैपेसिटी को जो है बताता है।
तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। असेसमेंट टूल बोलते हैं कि जो भी रिसर्च करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको डायबिटीज के पेशेंट पे रिसर्च करना है तो आप उनका ब्लड सैंपल लेंगे ना, कि योगा देने के पहले उनका ब्लड लेवल क्या था और योगा करवाने के बाद उनका ब्लड लेवल क्या हुआ। ऐसे ही करते हैं हम, जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी एक असेसमेंट टूल यूज हो रहा है, PFR, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता है। अब जैसे टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राणा अकॉर्डिंग टू उपनिषद, अगर हमें प्राणा के बारे में जानना है, ठीक है, तो जितने भी उपनिषद में प्राण का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो उसको जो है, तो ये कौन सा हो जाएगा, थ्योरेटिकल, ठीक है। इतना क्लियर है सबको कि अप्रोच के ऊपर दो ही रिसर्च होता है, चाहे एक्सपेरिमेंटल होता है चाहे थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्जाम के लिए, ये हमेशा आता है, हर बार एक क्वेश्चन आपको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स पे मिलेगा ही मिलेगा, हर बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि हर बार इस एक क्वेश्चन तो आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वो कंफ्यूज करने के लिए देंगे ही देंगे। तो मैं पिछले बार भी, मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए आप इस चीज को समझिए कि अगर आप लोग कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं आप, जैसे मान लीजिए मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, तो अब मुझे ऑनलाइन खरीदना है, तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, रेटिंग रिव्यू रेटिंग चेक करते हैं, रेटिंग देखूंगी, ठीक है, तो ठीक है, रिव्यू होगा या रेटिंग होगा। तो रिव्यू जो है हमारा क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव हो जाता है, ठीक है, कि ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, इसका वजन बहुत ज्यादा है, ऐसे रिव्यू होते हैं ना, ठीक है, इसमें मेमोरी बहुत अच्छा है, इसमें ये है, ऐसे ही रहता है, रिव्यू लिखा हुआ रहता है, वो वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर हमको क्वांटिटेटिव रिसर्च समझना है तो आप इसको स्टार रेटिंग के थ्रू समझिए कि ये 5 स्टार रेटिंग है, ये 4 स्टार रेटिंग है, इस कंपनी का 3.4 स्टार, मतलब इस तरह से स्टार रेटिंग होता है। तो उसको हम काउंट कर सकते हैं कि 5 लोगों ने उसको 5 स्टार रेटिंग दिया है, 10 लोगों ने उसको 4 स्टार रेटिंग दिया है, तो ओवरऑल जो है इस लैपटॉप का स्टार रेटिंग क्या है। तो कभी भी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे स्टार को हम काउंट कर सकते हैं, जो स्टार रेटिंग होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव हो गया जिसको हम लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे घर में आया तो बहुत, जैसा मुझे दिख रहा था वैसा नहीं था, ठीक है। तो ये क्वालिटी जिसको हम लिख के बताते हैं वो क्वालिटेटिव हो जाता है, जिसको हम जो कैलकुलेटिव होता है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव हो जाता है। देखिए वर्ड ही अपने आप में बोल रहा है, हिंदी के जो स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? नहीं मैम, समझ में आ रहा है ना। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, हाँ, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्वालिटेटिव रिसर्च में लास्ट में क्वांटिटेटिव ही होता है, जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो हमको उसको क्वांटिटेटिव ही बनाना होता है। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं, जब रिसर्च प्रोसेस में होता है तो वो क्वालिटेटिव ही रहता है, ठीक है। जैसे कि हम जैसे कि इतने 10 कस्टमर ने रिव्यू दिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, वहीं पे 5 कस्टमर ने बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसको लास्ट में हमें यही देखना होता है कि कितने कस्टमर सेटिस्फाइड थे, कितने नॉन सेटिस्फाइड थे, ठीक है। तो इस तरह करके हमें डोमेन बनाना पड़ता है क्वालिटेटिव का, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट का डोमेन बनाना है कि इस लैपटॉप में जैसा दिखाया गया वैसा नहीं था, तो हमें जो है क्वालिटेटिव में फिर हमें डोमेन बना के काम करना होता है, वो बाद में हमें क्वांटिटेटिव बनाना होता है। लेकिन आप इतना समझिए कि जिसको हम शुरू में काउंट कर सकते हैं, वो जो है क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और जिसको हम जो है लिख के बता सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम लिख के बताते हैं, तो वो क्वालिटेटिव है। और जब हम अपने रिसर्च में, जब हम अपने मेथड में दोनों लगाते हैं, क्वांटिटेटिव भी लगा रहे हैं, क्वालिटेटिव भी लगा रहे हैं, तो वो मिक्स रिसर्च होता है, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इसका एक टेबल भी मैं बनाई हुई हूँ। तो ये अभी हम नहीं करेंगे, ये जो है मैं आपको हम लोग होमवर्क में देखेंगे। इसको देखिए, ये टेबल बना हुआ है टाइप्स ऑफ रिसर्च में। अभी जस्ट मैं आपको समझाई थी कि स्कोप के ऊपर अगर हम जाएंगे, बात करेंगे, तो बेसिक और अप्लाइड होता है। और अगर हम जो है, ये मैं आपको ये बता देती हूँ।
अगर हम स्कोप के ऊपर जाते हैं तो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च होता है, और अप्रोच के ऊपर जाते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल होता है, और मेथड के ऊपर जाते हैं तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड होता है। ठीक है, तो बेसिक और अप्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने। बेसिक आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हो सकता है, आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, अभी हम लोग आगे जाते जाएंगे ये चीज क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिक रिसर्च क्या हो जाता है, जब भी हम कुछ थ्योरी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा मॉड्यूल डेवलपमेंट का था कि मुझे जो है डिप्रेशन पे एक मॉड्यूल बनाना था, योगा मॉड्यूल बनाना था। ठीक है, तो वो मेरे लिए जो योगा मॉड्यूल में बनाई वो मेरे लिए बेसिक रिसर्च है, लेकिन अगर आप कल को वो मॉड्यूल यूज करते हैं अपने रिसर्च में तो वो मॉड्यूल क्या हो जाता है आपके लिए, वो रिसर्च क्या हो जाता है, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, और ये अप्रोच के थ्रू मैं देखूं तो मेरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्योंकि जो मैं बेसिक रिसर्च की हूं उसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट का इन्वॉल्वमेंट था, उसका प्रॉपर मैं असेसमेंट टूल यूज की थी। उसको डिप्रेशन पे जब मैं अपना मॉड्यूल बनाई थी तो उसमें प्रॉपर असेसमेंट टूल यूज हुआ था, प्रॉपर जस्टिफिकेशन था, प्रॉपर ह्यूमन मतलब बच्चों के ऊपर मैं की थी, स्कूल के बच्चों के ऊपर। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था कि बेसिक रिसर्च को थ्योरेटिकल रिसर्च मत समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज अलग है। स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिसर्च अलग होता है, अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, और मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेट एग्जाम के लिए वो अप्रोच और मेथड पे ही क्वेश्चंस, ये मेथड पे तो ये क्वेश्चन तो ये बनता ही बनता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव। मैं आपको रिव्यू और रेटिंग का इसलिए एग्जाम्पल दी ताकि आपको याद रहे, वो आप लोग खुद देखे हुए हैं, प्रैक्टिकली वो चीज आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिव्यू और रेटिंग का एग्जांपल देके समझाई हूँ। चलिए इसको और हम डिटेल में देखते हैं। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च और हाँ हम एग्जाम में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एक थ्योरेटिकल और बेसिक रिसर्च के बीच में डिफरेंस? देखिए एग्जाम में आपसे जो है ना कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा भी जाएगा। और देखिए योगा का जो मैं जब भी रिसर्च क्वेश्चन देखी हूँ तो वो लोग मैं कभी भी नहीं देखी हूँ कि किसी ने बिल्कुल बहुत डेप्थ में पूछा हो आपसे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हाँ वो वर्ड्स में आपको कंफ्यूज जरूर करते हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये योगा का एग्जांपल देके कि ये बेसिक है ये अप्लाइड है, ये नहीं पूछते। वो कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं कि बेसिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर कोई रिसर्चर बेसिक रिसर्च कर रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कोई अगर अप्लाइड रिसर्च कर रहा है तो उसका कैरेक्टर। उसमें योगा का कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहता आपके रिसर्च में, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन हाँ वो ट्रिक से घुमा देते हैं। आपको लगेगा, आपको एक एग्जांपल दे देंगे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और कुछ ऐसा लिख देंगे कि आपको लगेगा ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। कुछ ऐसा वर्ड्स दे देंगे इन लोग से मिलता हुआ। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है, मैं थोड़ा आपका तैयार कर रही हूँ क्वेश्चन, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। कभी भी आप जब योगा का क्वेश्चन अभी से आप देखना शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि योगा में बहुत ज्यादा रिसर्चेस है नहीं। ठीक है, तो आपसे कोई भी योगा का इस तरह से जैसे मैं आपको दिखाई ना कि ये रहेगा ऐसा रहेगा, इस तरह से नहीं पूछते वो लोग, ऐसा क्वेश्चन नहीं देते। ये बस आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है मैम, पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन होता है ना, ऐसे योगा के लिए डिफरेंट, कॉमर्स के लिए डिफरेंट तो नहीं होता है, सेम होता है ना? नहीं सेम नहीं होता है। हर सब्जेक्ट का रिसर्च का क्वेश्चन डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है, सेम नहीं हो सकता ना। अब आपका 3 फेज में एग्जाम होता है तो हर फेज में सेम दे देंगे तो फिर तो चीटिंग हो जाएगा फिर तब तो। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन अलग अलग होता है। पेपर 1 डिफरेंट होता है योगा के लिए भी? योगा के लिए क्वेश्चन टफ नहीं होता है, इजी होता है रिसर्च का क्वेश्चन। बस आप प्रैक्टिस करके जाइए, और कुछ क्वेश्चन है तो लेके भी आइए जो आप पढ़ रहे हैं अभी, जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, या ग्रुप में डालिए। ठीक है, तो ये जो है क्वांटिटेटिव, आज तो हमारा दूसरा क्लास ही है। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। हर साल आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पे आता ही आता है, यानी तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल पे एक क्वेश्चन तो आपको देंगे ही देंगे। लेकिन कभी योगा का एग्जाम्पल देके नहीं देते। जैसे मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रही हूँ ना, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा वो सारा कुछ, बस ये समझाने के लिए आपको यहाँ दिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। देखिए ये जितने भी वर्ड्स है ना, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं हो तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, ऐसे मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। टाइम है हमारे पास अभी? हाँ चलिए हो जाएगा आज। तो ये जो है आप
फोकस, मेथड, गोल, डिजाइन, सैंपल कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, फाइंडिंग, क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके कि क्वालिटेटिव में क्या होगा, क्वांटिटेटिव में क्या होगा। ठीक है, ये सारे वर्ड कभी ना कभी आपके जो है एग्जाम में आए हुए वर्ड्स है। जैसे कि क्वालिटेटिव में आपको बताइए ना कि कोई भी चीज को हम लिख के जो है करते हैं तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। कोई भी चीज जब हम क्वांटिफाई करते हैं, गिन सकते हैं उसको, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो आपने ये पढ़ा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये क्या था, किस बेसिस पे इसका डिवीजन था? मेथड। ठीक है, मेथड वाइज ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिसर्च में कुछ ना कुछ तो मेथड लगाएंगे ना, तो मेथड जब भी लगाइएगा तो ये मेथड के बेसिस पे है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो देखिए इसमें फोकस क्या होता है, फोकस है क्वालिटी और ये है क्वांटिटेटिव। ठीक है, मेथड क्या है, देखिए ये सारे चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था, उसने कहा था कि जो केस स्टडी का एक क्वेश्चन आया था और उसमें टाइप ऑफ केस स्टडीज पे क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये इन सब के भी बहुत सारे टाइप्स है, केस स्टडी के टाइप्स है, इथनोग्राफी, मैं आपको बता देती हूँ ये क्या क्या है, फिर हम इसको एक दिन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो केस स्टडी होता है, जब भी हम कोई सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करते हैं या कोई भी सिंगल मटेरियल के ऊपर हम कोई स्टडी करते हैं पूरे डेप्थ में जाकर के, तो उसको हम जो है केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, केस स्टडी आपने ये भी देखा होगा कि आपको एक केस स्टडी दिया जाता है, फिर उसके ऊपर आपको पूरा जो है आपके इंटर्नशिप वगैरह में हुआ होगा कि एक पेशेंट को जो है ये प्रॉब्लम है, ऐसा ही होता है ना आपके इसमें एमए में हुआ होगा, आपका मास्टर डिग्री में केस स्टडी मिला होगा कि एक सिचुएशन दिया होगा और उसके ऊपर पूरा डिटेल आपको लिखना होता है। यस मैम। है ना, तो केस स्टडी रिसर्च में भी आपको एक के ऊपर जब आप पूरा कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करते हैं, लिख करके, ध्यान रखिएगा क्वालिटेटिव है ये, लिख करके तो जो है ये जो है केस स्टडी रिसर्च होता है। इथनोग्राफी, जब किसी के कल्चर के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि मैं पहले दिल्ली में रहती थी, दिल्ली से मैं बेंगलोर आ गई, तो यहाँ का कल्चर और वहां का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं वहां पे रही हूँ तो मुझे वहां का भी कल्चर पता है, और मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे यहाँ का भी कल्चर पता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इथनोग्राफी रिसर्च कर सकती हूँ ना। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इथनोग्राफिक के भी। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च जो पहले हो चुका है, ठीक है, जो हिस्ट्री में पहले हो चुका है उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, तो ये जो है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। ग्राउंडेड थ्योरी बिल्कुल डेप्थ में जाकर के किसी के लिए एनालिसिस करना, ये सब हम लोग अभी कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता है, ये हम लोग बुक से पढ़ेंगे कि केस स्टडी कितने तरह के हैं, इथनोग्राफी कितना है, हिस्टोरिकल कितना है, ग्राउंडेड थ्योरी कितना है, फेनोलॉजी कितना है, पोस्ट पॉजिटिज्म। देखिए ये वर्ड पहले बहुत आता था, रिसर्च का क्वेश्चन जब पुराना आप देखेंगे ना, पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म, ये क्या है। ठीक है, पॉजिटिज्म रिसर्च जो होता है ना, वो ये लोग कहते हैं कि इस दुनिया में उसी चीज पे हम रिसर्च कर सकते हैं जिसको हम क्वांटिफाई कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में रखा गया है। लेकिन फिर पोस्ट पॉजिटिज्म आया, वो बोले कि नहीं, बहुत सारा चीज ऐसा है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जैसे आपके इमोशंस, सबके इमोशंस को हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, नहीं कर सकते। कौन कितने गुस्से में है, इसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे, किसको कितना डिप्रेशन है, क्या ब्लड सैंपल से निकालते हैं हम ये सब टेस्ट? नहीं निकालते ना, कौन कितना इमोशन में है, कौन कितना है। तो पोस्ट पॉजिटिज्म में बोला गया कि जिसको क्वांटिफाई करते हैं वही एक रिसर्च नहीं है, बहुत सारे चीज दुनिया में ऐसे है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पहले बहुत आता था रिसर्च में, अब बिल्कुल आना बंद हो गया, लेकिन आप जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद है आपका गोल। इसका गोल होता है किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। इसका क्या होता है, किसी चीज का प्रिडिक्शन करना। जैसे मान लीजिए अभी सैटेलाइट लॉन्च हुआ ना, ठीक है, तो जो ये चंद्रयान 3 हुआ, तो ये तो लॉन्च हुआ, लेकिन ये किसी प्रिडिक्शन के ऊपर हुआ ना, कुछ कैलकुलेशन लगाया गया ना कि ये यहाँ से चांद पे ही कैसे जाएगा। ठीक है, तो उसमें जरूर ये क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज हुआ होगा, क्योंकि उनको एक प्रिडिक्शन, मतलब
प्रिडिक्शन का मतलब है किसी के काम को शुरू होने के पहले हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन के बेसिस पे हम कोई रिसर्च करते हैं। जैसे मैं देख रही हूँ आसमान में बहुत सारे बादल हैं, तो मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि हवा भी नहीं चल रही है, बादल भी है, तो बारिश जरूर होगी। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे कोई भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस लगाई नहीं हूँ, प्रिडिक्शन का मतलब आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो प्रिडिक्शन मतलब जिसको हम पहले से कोई चीज को प्रिडिक्ट कर पाए। जैसे कि चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है, तो चंद्रयान 3 सन पे जाना है, तो उसमें बहुत सारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बहुत सारा फिजिक्स यूज हुआ होगा, तो उसमें जो रिसर्च हुआ होगा वो होगा हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है कि किसी सामान के लिए जैसे हम कुछ लिखते हैं, रिव्यू लिखते हैं, तो वो सिर्फ हम उसको समझ सकते हैं पढ़ करके कि हाँ ये सामान अच्छा था, कलर वैसा ही था जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, कपड़ा अच्छा नहीं था जैसा लिखा गया है डिस्क्रिप्शन में वैसा नहीं था, तो हम उससे उस चीज को समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है गोल में अंडरस्टैंडिंग होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रिडिक्शन करते हैं हम, ये हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस अभी आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। अनुमान लगाना भी बोल सकते हैं ना मैम? अनुमान लगाना जैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रिडिक्शन का मतलब यहाँ पे एक अनुमान लगाना। तो ये अनुमान जो हम लगाते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से लगाते हैं। ठीक है, हम अनुमान जो है कभी भी हम समझ सकते हैं, किसी चीज को पढ़ के हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन हमें एक प्रिडिक्शन करने के लिए हमें एक क्वांटिटी एक क्वांटिफाई करने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो मैम ये चीज एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का लास्ट जो शुरुआत में कह रहे हैं कि एक हाइपोथेसिस से ही होती है कि ये ऐसी चीज होगी, तो इस पे हम एक्सपेरिमेंट अब कंडक्ट करते हैं। तो क्या ये चीज पहले होगी एक्सपेरिमेंट के, या ये एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल अभी हम अलग चल रहे हैं? एक्चुअली देखिए, जो हाइपोथेसिस होता है ना आपका, हाइपोथेसिस दो तरह का होता है। एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, H1 और H0 से अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि रिसर्चर का जो है ना टेंटिकल ये बोलूं मैं कि एक ये आपका प्रिडिक्शन की तरह ही है कि मैं मान लीजिए कि मैं बोल रही हूँ मैं अपने रिसर्च में कि योगा डिप्रेशन पे काम करेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, हाइपोथेसिस है, ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसको मैं प्रूफ करूंगी रिसर्च के थ्रू कि हाँ योगा डिप्रेशन पे करेगा काम। ठीक है, लेकिन ये जो है आपको हाइपोथेसिस इसलिए बनाना होता है, इसी के अगेंस्ट आपका नल हाइपोथेसिस बनता है कि योगा डिप्रेशन पे काम नहीं करेगा। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो मेरा है कि योगा डिप्रेशन पे काम करेगा, और एक नल हाइपोथेसिस जस्ट उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये जो है तो अगर मैं इसको क्वांटिफाई करके ही प्रिडिक्ट करूंगी ना कि ये हाइपोथेसिस काम, अगर मुझे किसी चीज को प्रिडिक्शन करना है तो उसको मुझे क्वांटिफाई करके ही करना होगा। ये प्रिडिक्शन वर्ड ये आया हुआ है आपके रिसर्च में, टेस्ट, हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन, ये सब क्वांटिटेटिव का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये सब वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। एमए के टाइम पे भी आए थे ये वाले क्वेश्चंस, इसलिए हाँ इसलिए मैं कह रही हूँ, इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे वो कभी ना कभी आपके नेट एग्जाम में आए हुए वर्ड्स है। ठीक है, तो इस टेबल को आप रट लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज का प्रिडिक्शन कभी भी वो नहीं होता है, मतलब हम वेगनेस में नहीं, मतलब एक क्लियर कट, जब हम एक फ्यूचर का एनालिसिस करते हैं तभी हम उसको प्रिडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और हाइपोथेसिस भी आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही होता है। ठीक है, हाँ बताइए। जो प्रेडिक्शन है हाइपोथेसिस है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्यों नहीं हो सकता है? वहाँ पे भी हम कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप ठीक बोल रहे हैं कि अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं तो हाइपोथेसिस आप रख सकते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे, मतलब मैं वेरिएबल के ऊपर कर रहा हूं तो मेरी हाइपोथेसिस होनी चाहिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरी है क्योंकि इसको आपको क्वांटिफाई करके बताना है। जी, ऑप्शनल या कंपलसरी? कंपलसरी है जी, यहाँ ऑप्शनल है। ठीक है, हाइपोथेसिस दोनों में होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं होगा, लेकिन यहाँ टेस्ट हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस को टेस्टिंग के लिए आपको उसको क्वांटिफाई करना तो जरूरी होगा, कैसे टेस्ट करेंगे फिर? ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देना, मैंने एक एग्जांपल टेस्ट हाइपोथेसिस का। टेस्ट हाइपोथेसिस का जैसे कि मैं ही बनाई मॉड्यूल की योगा डिप्रेशन पे काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसके देखिए, ये चीज जो है ना आज दूसरी क्लास है,
ठीक है, आप सिर्फ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को समझिए। ये चीज मैं आपको तब समझाऊंगी जब आप जो है 10-15 क्लासेस हो जाएगी रिसर्च की, एटलीस्ट 10 क्लासेस हो जाएगी, क्योंकि आज दूसरी क्लास ही है, बहुत सारे नए नए बच्चे भी हैं जो पहली बार ही रिसर्च पढ़ रहे हैं। तो इसको बस आप इतना समझिए कि ये गोल इसका अंडरस्टैंड है और इसका प्रिडिक्शन है, ठीक है। चलिए, और इसका जैसे आप बोले क्वालिटी में हम मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, क्वालिटी में जो अंडरस्टैंड आप बता रहे हैं, तो ये मैम किस हिसाब से अंडरस्टैंड मतलब होगा? जैसे आपने भी चंद्रयान का दिया कि ये हम प्रिडिक्शन पहले करेंगे फिर उसको अंडरस्टूड करेंगे। नहीं, देखिए चंद्रयान का जो है प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि हम ऐसे ही कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि आपको किसी चीज को प्रूव करने से, ठीक है, उसमें मैथ्स का यूज होना बहुत जरूरी होता है। हम सिर्फ लिख करके उस चीज को प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि आप लैपटॉप का ही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, जैसे मैं आपको लैपटॉप का एग्जांपल दी, तो उसमें आप रिव्यू पर करके प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, समझ सकते कि हाँ चलो इसका रिव्यू अच्छा है तो इस सामान को ले लेते हैं, लेकिन आप स्टार रेटिंग देख करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 50 लोगों ने जो है अच्छा मतलब 5 स्टार रेटिंग दिया है, तो इसका मतलब इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये लैपटॉप अच्छा है। जहां पे क्वांटिफाई चीज होगा वही चीज सॉलिड होगा, जहां पे मैथ्स का इस्तेमाल होगा, कैलकुलेशन होगा, उसी चीज पे तो आप प्रिडिक्शन करेंगे ना। लिखा हुआ चीज पे क्या करेंगे प्रिडिक्शन, बताइए, यानी तो वो बहुत सॉलिड हो। हाँ, तो इसीलिए जो है प्रिडिक्शन है, मैंने चंद्रयान 3 का इसलिए बोला क्योंकि वो जो है, देखिए यहाँ से रॉकेट ऊपर जा रहा है, वो बिल्कुल चांद पे पहुंचेगा, ठीक है। तो हो सकता है प्रिडिक्शन गलत हो जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे, उसमें मैथ्स नहीं लगाएंगे, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं लगाएंगे, हम कैसे किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो प्रिडिक्शन एक बहुत बड़ा वर्ड है, और इसको ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल दिए और वो जो है मतलब जो पहला थिंकिंग आता है किसी भी दिमाग में वही आपका प्रिडिक्शन होता है। तो कोई ना कोई सोचता है, देखिए अंडरस्टैंडिंग ये गोल क्वालिटेटिव रिसर्च से ही हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आता है, ठीक है, फिर उस आइडिया को हमें जो है क्वांटिटेटिव बनाने के बाद ही जो है वो सॉलिड माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों रिसर्च बहुत जरूरत होते हैं। बाकी आगे की क्लास में अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये इसका मान लीजिए, ये जो है आपका, इसका जो गोल है, इसका है अंडरस्टैंडिंग और इसका है प्रिडिक्शन या टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। डिजाइन, अब देखिए डिजाइन का बात करते हैं। डिजाइन मतलब क्या हो गया, रिसर्च डिजाइन का मतलब लाइक अ ब्लूप्रिंट। लाइक अ ब्लूप्रिंट तो आपका रिसर्च प्रपोजल हो गया। देखिए रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको मान लीजिए एक सर्वे क्वेश्चन भेजती हूँ, ठीक है, अपने से बना करके, कि मतलब मैं एक सर्वे कर रही हूँ कि योगा डिप्रेशन पे काम करेगा या नहीं। मैंने आपको 5 क्वेश्चन खुद से बना के दे दी, ठीक है, आपने भी यस नो या स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री पे कर दिया, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल, मतलब मैं कुछ भी आपको क्वेश्चन देती एक टॉपिक को लेकर के, और आप उसमें यस नो स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री मतलब लिकेट स्केल में आपको दे दी, और आपने उसमें 5 क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई कर दिया। तो वो जो है ये फ्लेक्सिबल रिसर्च होता है। फ्लेक्सिबल रिसर्च कहने का मतलब होता है कि इसमें रिसर्चर अनस्ट्रक्चर्ड, ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है आपका एग्जाम में, फ्लेक्सिबल का कहने का मतलब है कि अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी आ जाता है इसमें। अनस्ट्रक्चर कहने का मतलब है मेरा कि मान लीजिए मैं कोई सर्वे कर रही हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ और उसका आप यस नो या इस चीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल की जरूरत नहीं होती है। आपको सोच रहे हैं, उस पर भी आपने सर्वे कर दिया और वो आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च जब भी हम करते हैं तो एक वैलिडेटेड एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालते हैं। एक वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर होता है। इसमें वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर का मतलब होता है कि जब भी आप हमें कोई चीज को वैलिडेट कराना होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी का डिप्रेशन ही नापना है, तो मैं अपने से डिप्रेशन का क्वेश्चन नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। वो किसी साइंटिस्ट ने उसको वैलिडेट कराया होगा। वैलिडेशन में जो है वो 10 लोगों का इस्तेमाल करना होता है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है।
जैसे मैं आपको डिप्रेशन का एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए जो इस पे काम कर रहे हैं, जो योगा में बहुत बड़े प्रोफेसर वगैरह है जो ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मुझे वैलिडेट कराना होता है कि हाँ सर ये क्वेश्चंस मैं बनाई हूँ, ये जो है इसमें एक प्रॉपर जो है प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से होके आते हैं, एक रिसर्च पेपर छपवाना होता है, फिर जाकर के वो क्वेश्चन वैलिडेट होता है, फिर कोई रिसर्चर उस क्वेश्चनियर को अपने रिसर्च में इंक्लूड करता है, फिर उसका डेटा एनालिसिस होता है। ठीक है, तो डिजाइन फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि आप लोग भी कोई सर्वे करना चाहते हैं, आपके भी दिमाग में है कि इस पे सर्वे होना चाहिए, और आप ही अपने हाथ से कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं उस रिगार्डिंग, तो वो जो है फ्लेक्सिबल है, वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर यूज करना होता है, स्ट्रक्चर्ड और प्री डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाना होता है। ठीक है, तो आपको उसके लिए जो है एक वैलिडेटेड क्वेश्चनियर आप खुद से नहीं बना सकते यहाँ पे। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक वैलिडेटेड क्वेश्चनियर यूज करना होता है जो ऑलरेडी वैलिडेटेड हो। यहाँ पे आप खुद से बना करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप उस क्वेश्चनियर को यूज करके कुछ अपने से ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके आप उसको उस पे जो है रिसर्च होता है यहाँ पे। ठीक है, तो डिजाइन इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है और इसका स्ट्रक्चर्ड लिखा हुआ है या प्री डिटरमाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें सैंपल साइज क्या है, तो इसमें स्मॉल सैंपल साइज से भी हो जाता है, उसमें बहुत बड़े सैंपल की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो है लार्ज और रैंडम होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग इतने सारे लोग हैं, रैंडमली मैंने किसी को बोल दिया कि आज जो है पूजा जी जो है प्रेयर कराएंगी, ठीक है, आज आप प्रेयर कराइए, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो रैंडमली मैं किसी को भी बोल देती हूँ। ठीक है, वो रैंडम हो गया, मतलब आपके ग्रुप में मैं कोई जो है कोई एक प्रॉपर रैंडम मतलब होता है कि किसी को भी, कभी मैंने पूजा जी को बोल दिया, कभी नेहा जी को बोल दिया, इस तरह करके जो है आप लोग करवाते हैं प्रेयर, तो वो रैंडम होता है। उसका मतलब रैंडमली मैं किसी को भी चूज कर लेती हूँ। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका डेटा साइज लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए? क्योंकि इसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे लगाएंगे, मान लीजिए अगर 5-6 लोगों पे करेंगे, 10 लोगों पे करेंगे, 15 लोगों पे करेंगे, तो हम तो उसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन इतना है कि उसको नजर में रखते हुए हमें सब काम करना होता है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाने के लिए मान लीजिए कि आपके घर में 50 लोग रहते हैं और मुझे आपके घर पे रिसर्च करना है और मैं एक पे ही करूंगी, तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपके घर में 50 लोग रहते हैं और मैं 10 लोगों का सैंपल लूंगी, तो मैं कुछ आपको जज करके बताऊंगी नहीं कि इसमें ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें सैंपल साइज लार्ज होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है स्मॉल होता है। डेटा कलेक्शन इसमें जो है, जो डेटा कलेक्शन का तरीका है वो इंटरव्यू के थ्रू है, फोन कॉल्स के थ्रू है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू है, ऑडियो वीडियो जिसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चनियर भी वैलिडेटेड क्वेश्चनियर, कोई भी ऐसा नहीं कि हम बना करके क्वेश्चनियर डाल दिए उसमें। ठीक है, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, स्केल्स प्रॉपर यूज करना होता है, प्रॉपर स्केल होता है, प्रॉपर टेस्ट यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये इसका एक डिफिनिट प्रोसेस है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं हम, इसका एक डिफिनिट प्रोसेस है, तो हम अपने से यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। हर चीज वैलिडेटेड होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए और क्वांटिफाइएबल होना चाहिए। ठीक है, एनालिसिस देखिए, ये 2 वर्ड समझिए, ये 2 वर्ड आपको जो है पूरे रिसर्च में भी मिलेगा और लॉजिकल रीजनिंग में भी मिलेगा, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव होता है जैसे कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है आपका इंडक्टिव है। इंडक्टिव क्यों है? क्योंकि ये पार्टिकुलर टू जनरल जा रहा है, मतलब एक पार्टिकुलर लोग से एक जनरलाइज जो है थ्योरी की तरफ जा रहा है। जैसे कि सब लोग रिव्यू दे रहे हैं कि ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम एक लोगों का, एक पार्टिकुलर लोग का जो है रिव्यू देख करके एक जनरल थ्योरी बना दिया कि जो है ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें पार्टिकुलर टू जनरल होता है इंडक्टिव में, और डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू पार्टिकुलर, कि एक थ्योरी है कि ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, फिर हम एक पार्टिकुलर लोगों को बता रहे हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल ये समझ में आया आपको इंडक्टिव डिडक्टिव, कि मैं और भी किसी तरह से बताऊं आपको?
जी मैम मैम एक बार और सर बताएंगे क्या? देखिए एक बार और बता क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग इतने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं हर को मौका देती हूँ, आप प्रेयर कराइए, आप प्रेयर कराइए, आप प्रेयर कराइए, ठीक है। फिर मैं उसमें क्या करती हूँ कि ग्रुप बना देती हूँ, 2 ग्रुप बना देती हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी प्रेयर कराने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले एक दिन जो है किसी को ए को बोलूंगी, दूसरे दिन बी को बोलूंगी, तीसरे दिन सी को बोलूंगी, चौथे दिन डी को बोलूंगी। फिर जब हम दूसरे सेकंड ग्रुप में आएंगे, फिर मैं ऐसे ही करूंगी, एक दिन ए को बोलूंगी, एक दिन बी को बोलूंगी, एक दिन सी को बोलूंगी। फिर मैं एक कंक्लूजन निकालूंगी ना कि ग्रुप 1 जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा प्रेयर कराता है। तो मैं ए बी सी डी ई एफ सबको देखते हुए जो है ये बात बोली कि ग्रुप ए जो है बहुत अच्छा प्रेयर कराता है। तो मैं एक जनरल इस पे आई ना, मैं एक जनरल डिस्कशन पे आई कि जो है एक जनरल थ्योरी पे आई कि ग्रुप 1 है वो बहुत अच्छा प्रेयर करवा रहा है, ठीक है। तो एक एक पार्टिकुलर का, ए मेरे लिए पार्टिकुलर है, बी मेरे लिए पार्टिकुलर है। रिव्यू में भी तो ऐसा ही होता है ना, एक एक लोगों का आप जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद एक जनरलाइज डिसीजन लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, या प्रेयर भी आप करा रहे हैं तो ये ग्रुप अच्छा है, ग्रुप 1 बहुत अच्छा है क्योंकि ए ने भी बहुत अच्छा कराया, बी ने भी बहुत अच्छा कराया, सी ने भी बहुत अच्छा कराया। तो मैं एक जनरलाइज डिसीजन ली ना कि ग्रुप ए जो है बहुत मीन्स ग्रुप 1 जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं जब ये जनरलाइज डिस्कशन मतलब पार्टिकुलर टू जनरल, एक एक पार्टिकुलर आदमी से हम एक जनरलाइज थ्योरी निकालते हैं रिसर्च में, तो उसको इंडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जब हम एक एक लोगों से, एक एक लोगों को देखते हुए एक जनरलाइज थ्योरी निकालते हैं तो उसको जो है हम इंडक्टिव बोलते हैं। लेकिन डिडक्टिव में ठीक इसका उल्टा होता है, जब एक थ्योरी को एक एक लोगों पे लगाते हैं, ए पे लगा रहे हैं, बी पे लगा रहे हैं, सी पे लगा रहे हैं, डी पे लगा रहे हैं, तो वो डिडक्टिव रिसर्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरी बन रहा है, एक थ्योरी को हम लोग यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि एक एक लोगों से पार्टिकुलर टू जनरल, इंडक्टिव का मतलब होता है पार्टिकुलर टू जनरल, कि एक एक लोगों के जो है इससे जो है हम डिसीजन से या उनके राइटअप से या उनके चीज से एक डिसीजन लगा रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि आप MDYA में हैं, ठीक है। तो जब मैं MDYA में राहुल जी से मिली तो उन्होंने हेल्प की, जितेंद्र जी हेल्प करते हैं, आप लोग स्टूडेंट बहुत अच्छे, आप लोग भी काफी हेल्प करते हैं। तो एक जनरलाइज डिसीजन ले रही हूँ ना कि जो MDY के जो स्टूडेंट है, टीचर्स है, वो बहुत हेल्पफुल है, वो सबको हेल्प करते हैं। आप लोग आपस में जो है जितने भी नोट्स वगैरह वो बांटते हैं, ठीक है। जब भी ग्रुप में कोई हेल्प मांगता है तो सबसे पहले आप हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक जो जनरलाइज थ्योरी क्या हो गया कि जो आपका ग्रुप है, जो MDY है, वो उसमें सब लोग बहुत हेल्पफुल है। जब इस थ्योरी को, इस हेल्पफुल थ्योरी को पार्टिकुलर लोगों को देखते हुए मैं एक जनरलाइज डिसीजन ली कि ये बहुत हेल्पफुल है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। पार्टिकुलर को देखते हुए जब हम एक जनरल थ्योरी निकालते हैं, ठीक है, PG, ये जो है इंडक्टिव में पार्टिकुलर टू जनरल जाता है जो थ्योरी होता है, और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, जनरल टू पार्टिकुलर जाता है कि एक थ्योरी ऑलरेडी बना हुआ है, थ्योरी क्या है, हेल्पफुल, ठीक है, और उसको, उस हेल्पफुल थ्योरी को फिर हम सब में ए में लगा रहे हैं, बी में लगा रहे हैं, सी में लगा रहे हैं, डी में लगा रहे हैं, तो वो डिडक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो थ्योरी है वो एक एक लोगों को पार्टिकुलर टू जनरल जा रहा है। IP से याद रखिएगा, इंडक्टिव है, IP से याद रखिएगा कि पार्टिकुलर टू जनरल होता है कि हम एक एक लोगों को ध्यान रखते हुए एक थ्योरी को डेवलप करते हैं इस रिसर्च में, तो वो जो है पार्टिकुलर टू जनरल, वो इंडक्टिव हुआ, जो एनालिसिस होता है इसका। और डिडक्टिव का मतलब होता है कि एक जनरल थ्योरी, ठीक है, जब हम पर्टिकुलर लोगों पे लगाते हैं तो वो डिडक्टिव हुआ। डिडक्टिव का मतलब जैसे कि मैं आपको देती हूँ, देखिए ये सब मेरा खुद का है, कहीं बुक में नहीं दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक धारणा बनी हुई है कि जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो दही खा के जाना चाहिए, ठीक है। तो दही खा के जाना चाहिए, तो मैं ए को भी दही खिला के भेज रही हूँ, ये एक थ्योरी है ना। कि मैं आपको मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारे घर में ये मानते हैं कि जब एग्जामिनेशन देने जाए या कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हमें दही खा के जाना चाहिए। तो जो दही खा के जाना चाहिए वो एक थ्योरी है ना। और हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग लोगों पे, अपने बच्चे के ऊपर, भाई के ऊपर, पापा के ऊपर, इस तरह करके लगा के भेजते हैं और दही खिला के भेजते हैं, ठीक है। तो डिडक्टिव का मतलब होता है एक ऑलरेडी थ्योरी डेवलप है और उस थ्योरी को आप एक एक लोगों पे लगा रहे हैं, वो डिडक्टिव हो गया, वो जनरल टू पार्टिकुलर होता है। इंडक्टिव का क्या मतलब होता है कि हम एक एक लोगों पे उसको रिसर्च कर रहे हैं और एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, वो पार्टिकुलर टू जनरल होता है।
ठीक है। एनालिसिस इसमें इंडक्टिव है, इसमें डिडक्टिव है। आईपी से याद रखिए, इंडक्टिव में पार्टिकुलर टू जनरल होता है और डिडक्टिव में इसका जस्ट अपोजिट होता है, जनरल टू पार्टिकुलर। ठीक है। फाइंडिंग्स क्या है, कंप्रीहेंशन है, इसका प्रिसाइज है। क्वेश्चंस क्या है, इसमें ओपन इंडेड है, इसमें क्लोज इंडेड है। देखिए ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है कि आपको कुछ लिखने का मौका मिलता है उसमें। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टार रेटिंग दे रहा है तो क्या वो लिख सकता है? क्या अपना ओपिनियन देने का उसको राइट्स होता है? ठीक है, उसको नहीं होता है। तो उसमें जो है क्वेश्चन जो है वो ओपन इंडेड होता है, सॉरी, इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्लोज इंडेड होता है। इसमें क्या होता है कि आप उसको कुछ लिख के नहीं बता सकते, उसमें जो ऑप्शंस दिया उसी पे आपको क्लिक करना होगा। लेकिन जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं उसको लिख के बताते हैं। जैसे रिव्यू का मैं आपको एग्जाम्पल दी, उसमें लिखने का राइट्स होता है ना आपको। ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ओपन इंडेड, जिसमें आप लिख सकते हैं उसको ओपन इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, और इसमें जो है क्लोज इंडेड होता है। ठीक है। तो ये आपका टेबल है, इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि ये दोनों रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है। तो इस पे कल हम एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। और आपको कोई भी डाउट्स हो वर्ड्स को लेकर के, या क्योंकि ये वर्ड्स ही आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। और ये जो मेथड, ये जितने सारे ये दिए हुए हैं, ये हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको हम बुक से डिटेल में पढ़ेंगे कि केस स्टडी क्या है, इथनोग्राफी, ताकि हमारा कुछ भी छूटे ना। ठीक है। कि केस स्टडी कैसे करते हैं, कितने तरह का होता है, इथनोग्राफी क्या होता है, हिस्टोरिकल क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टेबल को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? मैम मुझे पूछना था कि जैसे हम लोग ने क्वांटिटेटिव में सैंपल साइज देखा तो लार्ज तो समझ में आ जाता है, पर रैंडम कैसे होता है? मतलब जैसे अगर मेरे को डायबिटिक पेशेंट पे करना है तो वो प्रिसाइज ऑडियंस हुआ ना, वो रैंडमली मैं कैसे लोगों को ले सकती हूँ? देखिए जब वो रैंडम वर्ड नहीं समझ आ रहा। देखिए रैंडम आपको सैम्पलिंग में समझ में आएगा। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं ना, तो आपको दो ग्रुप बनाना होता है। एक होता है जो आप जिसपे आपको रिसर्च करना है, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। एक होता है जो आपको जिसपे रिसर्च नहीं करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए आपने डायबिटिक का एग्जाम्पल लिया, तो क्या होता है कि देखिए ये सब जो है ना कुछ केसेस है, एक्सेप्शनल है। कोई बीमारी, जैसे मान लीजिए एड्स के पेशेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो उसमें हम थोड़ी ना लार्ज सैंपल साइज लेंगे, वो तो एक्सेप्शन है ना। लेकिन जो ये यहाँ पे लिखा है वो एक्सेप्शंस पे नहीं है, ये हम एक्सेप्शंस पे नहीं बात कर रहे हैं, ये हम जो है जो जनरल फेनोमेना है उस पे बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कोई बहुत सारी बीमारी ऐसे जिसके पेशेंट ज्यादा नहीं मिलते हैं, जिसमें 8 या 10 सैंपल पे ही हमें काम करना होता है। क्यों काम करना होता है? क्योंकि उसके पेशेंट ही ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो उसमें तो सैंपल साइज आपका छोटा ही होगा। तो जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो आप मोटा मोटी ये समझिए कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना होता है तो दो ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का योगा देती है और कंट्रोल ग्रुप कुछ भी नहीं करता है। कंट्रोल भी 2-3 तरह के होते हैं, कंट्रोल ग्रुप भी, वो सब पढ़ना है अभी हम लोगों को। ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप दोनों पे हमें काम करना होता है, और उससे जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उससे रिजल्ट निकालना होता है आपको। ठीक है। तो जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो वो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। रैंडम का मतलब ये समझिए कि अब मान लीजिए कि रैंडमली इसमें सैम्पलिंग के लिए मैं प्रेयर का एग्जांपल देती हूँ। प्रेयर में एक्टिव रहा कीजिए आप लोग। जब सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो जो मैं प्रेयर करवाती हूँ ना, जैसे मैं बोलती हूँ आप करवाइए आप कराइए, मैं उसी का एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल हमेशा मैं आपको प्रैक्टिकल देती हूँ कि समझ में आए, तो इसलिए ध्यान रखा कीजिए। और जो भी क्लास लेट ज्वाइन कर रहा है टाइम पे ज्वाइन कीजिए, बहुत लोग की ज्वाइनिंग लेट से हो रही है। ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही पे खत्म करते हैं डिस्कशन, और कल के क्लास में फिर हम रखेंगे। ठीक है। मैम वो रिसर्च डिजाइन का मीनिंग बोल सकते हैं क्या? रिसर्च डिजाइन का मीनिंग? रिसर्च डिजाइन का मीनिंग, रिसर्च डिजाइन का मीनिंग, अच्छा रिसर्च डिजाइन का मीनिंग, इसमें जो फ्लेक्सिबल और वो लिखा हुआ था जी। एक्चुअली देखिए रिसर्च डिजाइन में क्या होता है ना, जैसे क्वालिटेटिव, जैसे कि मान लीजिए आपको सर्वे करना है, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको सर्वे करना है, तो आप कैसे करेंगे? इंटरव्यू ले सकता हूँ।
इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आप खुद से देखिए क्या होता है कि रिसर्च में बहुत सारे जो है ना वैलिडेटेड क्वेश्चन भी यूज होते हैं, ठीक है, जो आप खुद से बनाते हैं। फ्लेक्सिबल का क्या क्या मतलब हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारा ये होता है कि जो हम जो है वैलिडेटेड यूज मतलब जो है हम स्पेसिफिक वैलिडेटेड क्वेश्चन यूज करते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो दो तरह से होता है। एक अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, जो हम खुद बनाते हैं उसको अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। और जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं, जिसको हमको क्वांटिफाई करना है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है। वो हम खुद से नहीं बना सकते। जो ऑलरेडी वैलिडेटेड है वही क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। मैम तो हम बोल सकते हैं क्या रिसर्च का जो हम क्वेश्चनर डिजाइन कर रहे हैं वो जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। The strategy used to make or form research questionnaire is called research design. देखिए जो स्ट्रेटेजी आप देखिए अभी हमारा ना सेकंड क्लास ही है, ठीक है। अभी और क्लासेस होने दीजिए, हाँ अभी और क्लासेस होने दीजिए। देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए चल रही हूँ कि आप लोग को ना कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आए। अभी बहुत सारी चीज पढ़ना है हमें, हमारा तो अभी सेकंड क्लास ही है, ठीक है। ओके मैम, बाद में पढ़ेंगे। हाँ तो फिर इसको क्या करेंगे हम कि होगा तो हम एक रिसर्च प्रपोजल बना के भी देखेंगे कि क्या और हो सकता है और क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है जी जी। तो आज का क्लास समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो फिर इसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम क्लियर करेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, सुनीता जी ने हाथ उठाया है, क्या है सुनीता ध्रुव? हाँ बताइए। सॉरी मैम, गलती से हो गया वो। अच्छा कोई बात नहीं है। तो जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता है अपने डाउट्स को लिख के रखिए। और अभी हमें बहुत सारा क्लासेस करना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्लासेस में हर चीज को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। और बिल्कुल नीचे आज के क्लास में किसी को भी कोई डाउट हो क्वेश्चन लिख के रखिए, कल की क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आज ऑलरेडी टाइम हो गया है, ठीक है। और कुछ भी ऐसा चीज हो, कोई भी किसी भी तरह की क्लास में प्रॉब्लम है तो बोलिए, डिस्कस कीजिए, लिख के बोलिए या मैसेज करके बोलिए या ग्रुप में डालिए। अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, अभी हमारा एक्चुअली शुरुआत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी को भी कोई हिंदी इंग्लिश कोई मीडियम कुछ भी है, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत आपको खुद के लिए करना होगा कि आपका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कहीं समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो वो भी बोलिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको और सिंपल तरीके से समझाया जाए, ठीक है। सरल से सरल तरीके में हम समझ सके उसको। चलिए प्रेयर कौन कराएगा आज? हरिओम। आवाज आ रही है मेरी मैम? मैम आपकी नहीं आ रही। अनम्यूट करें मैम अपने आप को। ओके ठीक है गौरव जी चलिए कराइए प्रेयर आप। चलिए ठीक है, जेंटली क्लोज योर आईज, टेक अ डीप इनहेल। मेरे पीछे पीछे बोले सभी। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। थैंक यू। थैंक यू गौरव जी।